हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्कल इंजीनियरिंग क्लासेज में। जैसा कि हमारे चैनल पे सोम के वीडियो आपको मिल रहे थे, अब हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी वेटेज रखता है। इसी को देखते हुए हम लोग बिल्डिंग मटेरियल शुरू कर रहे हैं। इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होता है? जैसे हमारे सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी संरचना के निर्माण के लिए हमें पदार्थ की आवश्यकता होती है, मतलब मटेरियल की आवश्यकता होती है। अब जो मटेरियल है हमारे इसी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन सी मटेरियल हैं। सबसे पहले सॉयल, स्टोन, ब्रिक, टिम्बर, सीमेंट, लाइम, ईटीसी। ये जो मटेरियल है कंस्ट्रक्शन के लिए आधारभूत मटेरियल है। इस मटेरियल से मिला के हम सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी संरचना का निर्माण कर सकते हैं। तो देखते हैं ये मटेरियल के बारे में। पहले सॉयल मतलब मृदा, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिक मतलब ईंट, टिम्बर मतलब प्रकाष्ठ जिसे हम लकड़ी के नाम से भी जानते हैं, सीमेंट से तो सब लोग परिचित हैं, लाइम मतलब चूना, ईटीसी इत्यादि। अब इन्हीं मटेरियल से सिविल इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण संरचना जिसको हम कहते हैं बिल्डिंग मतलब भवन का भी निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल। अब देखिए बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मतलब भवन बनाने के लिए जो भी मटेरियल की आवश्यकता होती है उसको हम एक अलग सब्जेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं, जिसका नाम रख दिया गया है बिल्डिंग मटेरियल। अब बिल्डिंग मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? बिल्डिंग क्या होते हैं? जैसे हमारा घर, आपका घर, कोई ऑफिस हुआ, कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? बिल्डिंग मतलब भवन के अंतर्गत। तो इसको बनाने के लिए जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल। अब बिल्डिंग मटेरियल को एक अलग सब्जेक्ट में रखा गया जिसका नाम ही है बिल्डिंग मटेरियल। तो आइए देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सॉलिड मटेरियल। दूसरा होता है सीमेंटिंग मटेरियल। तीसरा होता है प्रोटेक्टिव मटेरियल। अब सबसे पहला होता है सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल मतलब ठोस सामग्री। अब ठोस सामग्री में स्टोन, ब्रिक, स्टील, टिम्बर, ईटीसी। सॉलिड मटेरियल में स्टोन, ब्रिक, स्टील, टिम्बर, ईटीसी है। अब दूसरा नंबर होता है सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल मतलब बंधक पदार्थ। बंधक पदार्थ वो होते हैं जो सॉलिड मटेरियल को बांध के रखते हैं।
सबसे पहला उसमें आता है सॉयल, लाइम, सीमेंट, मोर्टार, etc। हम लोग सॉलिड मटेरियल और सीमेंटिंग मटेरियल को मिला के वेल्डिंग का निर्माण कर लिया। अब उस बिल्डिंग को हम लोग ड्यूरेबल बनाएंगे। ड्यूरेबल मतलब जलवायु मतलब मौसम के प्रति उसको सुरक्षित करेंगे। जैसे मौसम के प्रति सुरक्षित करने के लिए जो मटेरियल प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव मटेरियल। प्रोटेक्टिव मतलब रक्षात्मक पदार्थ जो हमारे बिल्डिंग की रक्षा करे। सबसे पहला हो गया प्लास्टर, दूसरा हो गया पेंट, तीसरा हो गया वार्निश, etc। ये होते हैं बिल्डिंग मटेरियल। अब हम लोग को देखना यह है कि हम बिल्डिंग मटेरियल की स्टडी क्यों करते हैं। जैसे ये बिल्डिंग मटेरियल हो गए, अब हमें किसी भवन का निर्माण करवाना हुआ, किसी क्षेत्र में जाके किसी भवन का निर्माण करवाना, तो सबसे पहले देखेंगे उस क्षेत्र में कौन कौन सा मटेरियल वहाँ अवेलेबल है जो हमें आसानी से मिल जाएगा, मतलब बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। बाहर से मंगवाएंगे तो कास्ट ज़्यादा लगेगी, मतलब इकोनॉमिकल नहीं होगा। और दूसरा है सर, दूसरी बात क्या है, उस भवन बनावट के आधार पर उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज करना है। तीसरी बात क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी है, मतलब वहाँ का मौसम कैसा है, मौसम के हिसाब से हम किसी पदार्थ का प्रयोग करेंगे। तीसरी बात क्या है, हमें बिल्डिंग को इकोनॉमिकल भी बनाना है। इकोनॉमिकल मतलब सस्ता बनाना है। अब सस्ता बनाने के लिए हमें कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी जिससे वो सस्ता बनाया जा सके। और तीसरा नंबर, हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, मतलब अपने बिल्डिंग को देखेंगे कि वो बिल्डिंग टेम्परेरी है या परमानेंट है, उसी के आधार पे हम उसमें मटेरियल का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारे हो गए बिल्डिंग मटेरियल के, मतलब हम लोग बिल्डिंग मटेरियल क्यों पढ़ते हैं, ये हो गया। अब इस मटेरियल में सबसे पहले देखते हैं सॉलिड मटेरियल। अब सॉलिड मटेरियल में सबसे पहले देखते हैं स्टोन क्या होता है। तो आइए देखते हैं सॉलिड मटेरियल में सबसे पहला देखते हैं स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर। अब जो हमें वेल्डिंग में स्टोन यूज करना हुआ वो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, वो हम चट्टानों से तोड़ के प्राप्त करेंगे। मतलब इसे चट्टानों से तोड़ के प्राप्त किया जाता है। अब आती हैं चट्टानें। अब देखते हैं चट्टानें क्या होती हैं। चट्टान मतलब रॉक। ये जो चट्टानें हैं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के कितने भागों में बटी, ये हो गया क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल, इसको बोलते हैं कोर। अब जो मेंटल है इसमें चट्टानी पदार्थ, चट्टानी पदार्थ पिघली अवस्था में रहते हैं। अब जो
जो हमारा क्रस्ट है वो मेंटल पे टिका है। मेंटल क्या है? ये पिघली अवस्था में है। ये पिघली अवस्था में है तो मतलब क्रस्ट इस पे टिका है, तो क्या मेंटल इस पे दाब डालेगा, ये बाहर जाने का प्रयास करेगा। तो जब मेंटल से जो चट्टानी पदार्थ पिघली अवस्था में रहते हैं, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं, यही जब जाके पृथ्वी के ऊपर जम जाते हैं तो वो क्या होते हैं? चट्टान का रूप ले लेती हैं, जिसे हम चट्टान कहते हैं। अब चट्टानें भी दो प्रकार से बांटी गई हैं। पहला है मोनो मिनरल रॉक, दूसरा है पॉली मिनरल रॉक। अभी जो हमारे पृथ्वी के अंदर मैग्मा था वो भी मिनरल का था, जैसे क्वार्ट्ज, माइका, फेल्सपार इत्यादि, और बहुत से मिनरल उसमें मिले रहते हैं। तो जब चट्टानें बनी तो उसमें भी दो प्रकार से हुए, एक मोनो मिनरल रॉक, दूसरा पॉली मिनरल रॉक। मोनो मिनरल रॉक वह रॉक होते हैं जिसमें केवल एक खनिज पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। दूसरा आता है पॉली मिनरल रॉक, मतलब बहुखनिज चट्टानें। अब बहुखनिज चट्टानें क्या? इसमें दो या अब मोनो मिनरल के उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आता है जिप्सम। तो किसी भी मतलब एग्जाम में से डायरेक्ट पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से मोनो मिनरल रॉक है, दे देगा ग्रेनाइट, ट्रेप, बेसाल्ट, जिप्सम। तो क्या हो जाएगा? जिप्सम। अब पॉली मिनरल रॉक, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। ग्रेनाइट, साइनाइट, सैंडस्टोन, ईटीसी। मतलब मोनो मिनरल रॉक में केवल जिप्सम आता है, बाकी सभी किस में आते हैं? पॉली मिनरल रॉक में। तो ये हमारा हो गया मिनरल के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण। अब इसका मेन क्लासिफिकेशन देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक मतलब चट्टानों का वर्गीकरण। अब इसको हम तीन भागों में बांटे गए हैं। पहला आता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा आता है तीसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन।
जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब भूगर्भीय वर्गीकरण। फिजिकल मतलब भौतिक वर्गीकरण। केमिकल मतलब उनके रासायनिक आधार पर। अब देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब अब देखते हैं जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हमारे 3 तरह से बांटी गई है। सबसे पहला इग्नियस रॉक। दूसरा आएगा सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा आएगा मेटामार्फिक रॉक। देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन भी 3 तरीके से बांटा गया है। पहला आता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक। तीसरा होता है फोलिएटेड रॉक। इसके बाद आते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन भी हमारे 3 तरीके से होते हैं। पहला होता है सिलीसियस रॉक। दूसरा होता है आर्जिलेसियस रॉक। तीसरा होता है कैलकेरियस रॉक। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला आता है इग्नियस रॉक। इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक मतलब अवसादी चट्टानें। मेटामार्फिक रॉक मतलब कायांतरित चट्टानें। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स मतलब अपरतदार चट्टानें। दूसरा स्ट्रेटिफाइड रॉक मतलब परतदार चट्टानें। तीसरा होता है फोलिएटेड रॉक। इसको इसी नाम से जानिए, फोलिएटेड से, क्योंकि इसकी हिंदी कुछ मतलब अलग तरीके से है। तीसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला आता है सिलीसियस रॉक मतलब सिलिकामय चट्टानें। आर्जिलेसियस रॉक मृतिकामय चट्टानें। कैलकेरियस रॉक मतलब चूनामय चट्टानें। अब इसके आधार पर सबसे पहले हम देखते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती है? इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय चट्टानें। हमने बताया था
कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा होता है। जब ये मैग्मा बाहर आता है तो उसके ठोसीकरण मतलब कठोरीकरण से जो राख प्राप्त होती है उसको हम इग्नियस राख बोलते हैं। क्या मतलब मैग्मा ठंडा होने के कारण जो राख प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस राख। मतलब मैग्मा के ठंडा होने के कारण जो चट्टानें प्राप्त होती हैं उसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। अब पृथ्वी पे सबसे पहले आग्नेय चट्टान का ही निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि मैग्मा था, मैग्मा ऊपर आया, बाहर आया और ठंडा हो गया। ठंडा होने से जो चट्टानें बनी उसको हम इग्नियस राख बोलते हैं। तो इसको हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे प्राइमरी राख या मदर राख। हमारा मैग्मा इसी मेंटल में पिघली हुई अवस्था में है। ये मैग्मा पृथ्वी पे आने की चेष्टा कर रहा है। जब ये पृथ्वी पे आता है तो क्या होता है, ज्वालामुखी फूटती है। अब ज्वालामुखी फूटती है तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है। जब ये लावा आकर पृथ्वी पे बिखर जाता है और ठंडा होकर चट्टानों का रूप ले लेता है। अब देखते हैं, कुछ मैग्मा तो पृथ्वी पे आकर जमा हुआ, कुछ पृथ्वी से थोड़ा नीचे भी जमा हो जाएगा और कुछ मैग्मा पृथ्वी से और नीचे भी जमा हो जाएगा। तो इसके आधार पे इसका अलग अलग नाम है। तो आइए देखते हैं तो कौन कौन से हैं। ये हमारी क्रस्ट है। मान लीजिए मैग्मा यहाँ से निकला और पृथ्वी पे आके यहाँ ठंडा हो गया। तो मैग्मा निकला, पृथ्वी पे आया, पृथ्वी के आके ठंडा हो गया। ये पृथ्वी से बाहर है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव राख। मतलब बहिर्वेधी चट्टानें। अब जो मैग्मा पृथ्वी से नीचे ठंडा हुआ था, इसको बोलते हैं इंट्रूसिव राख। अब एक्सट्रूसिव राख को एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं वोल्केनिक राख। मतलब ज्वालामुखी चट्टानें। अब जो इंट्रोंसिव राख है इसको भी दो भागों में बांटा गया।
जो पृथ्वी से थोड़ी गहराई पे मैग्मा जमा हुआ, उसको नाम दिया गया हाइपर बेसाल्ट रॉक। और जो पृथ्वी से थोड़े ज्यादा गहराई पे मैग्मा का जहां जमाव हुआ, उसको नाम दिया गया प्लूटोनिक रॉक। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एक्सट्रूसिव रॉक या वोल्केनिक रॉक में आता है ट्रैप, बासाल्ट। जो हाइपर बेसाल्ट रॉक है, इसके उदाहरण हैं डोलेराइट, इसके बाद आता है प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रो। अब देखिए, मैग्मा बाहर आया, पृथ्वी की सतह पे ठंडा, पृथ्वी की सतह पे वायु विद्यमान है, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ वायु घुस जाएगा, तो ये ज़्यादा उतना मतलब मजबूत नहीं होंगी और ये वेदर के कंडीशन में रहेगा, मतलब जलवायु के संपर्क में रहेगा, तो इस पर कुछ जलवायु भी इफेक्ट डालेगी। उसके बाद उस पर थोड़ा नीचे आइए, जो हाइपर बेसाल्ट रॉक हैं ये इससे ज़्यादा मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से थोड़ा नीचे ठंडे हुए और ठंडा होते समय इसके ऊपर दाब आया, तो दाब के कारण इसके जो कण हैं वो एकदम पास पास आ गए। इसके बाद आता है प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक हाइपर बेसाल्ट से नीचे, मतलब इसके ठंडा होते समय इसके ऊपर से बहुत दाब आया, मतलब बहुत दाब आया, मतलब ये जो चट्टानें हैं ये बहुत अच्छी तरीके से बनी, मतलब इसकी जो सामर्थ्य है इन चट्टानों की तुलना में बहुत अधिक है। तो यह हो गया इग्नियस रॉक, मतलब उसके जमने के आधार पर उसको क्या क्या नाम दिया गया। अब देखते हैं इग्नियस रॉक का सिलिका के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले अगर किसी रॉक में सिलिका की मात्रा 70 से 80% तक होती है, उसका नेचर कैसा होगा? अम्लीय नेचर का होगा।
और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। इसके बाद आता है अगर सिलिका की मात्रा 60 से 70% होती है तो जो चट्टान का नेचर होगा वो इंटरमीडिएट, मतलब अम्लीय और क्षारीय नेचर का होगा। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? साइनाइड। इसके बाद अगर सिलिका की मात्रा 55 से 45% होती है तो उसका नेचर क्षारीय हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे गैब्रो चट्टान। अगर सिलिका की मात्रा 45% से कम हो तो वो जो चट्टान होगी वो अल्ट्रा बेसिक रॉक कहते हैं उसको। इसके उदाहरण ट्रैप, बासाल्ट, मतलब इग्नियस रॉक का सिलिका के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया। पहला, अगर सिलिका की मात्रा 70 से 80% है उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक, मतलब अम्लीय नेचर का होगा। इसके उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट। दूसरा आता है अगर सिलिका की मात्रा 60 से 70% होती है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रॉक। इंटरमीडिएट मतलब थोड़ा उसकी प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह प्रदर्शित करता है। इसके उदाहरण क्या है? साइनाइड। अगर सिलिका की मात्रा 55 से 45% होती है उसका नेचर क्या होगा? बेसिसिटी, मतलब क्षारीय प्रकृति के होंगे। उसका उदाहरण क्या है? गैब्रो चट्टाने। उसके बाद आता है अगर सिलिका की मात्रा 45% से कम है उसको किसके अंतर्गत रखा गया? अल्ट्रा बेसिक रॉक, मतलब अधिक क्षारीय चट्टाने। इसके उदाहरण क्या है? ट्रैप एंड बेसाल्ट। तो दोस्तों हम आशा करते हैं अब तक जितना हमने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे सेडिमेंट्री रॉक। तब तक के लिए धन्यवाद।